हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम सी ए वीना देसाई और हम लोग पढ़ रहे हैं ACCA F5 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और वो है चैप्टर नंबर 10 बजटिंग। ये पूरा ओवरव्यू है। इसमें हम पढ़ेंगे बजटिंग में अप्रोचेस टू बजटिंग, उसका पर्पस क्या है, परफॉर्मेंस हायरार्की क्या होती है, क्या बिहेवियरल एस्पेक्ट्स हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग ऑब्जेक्टिव एंड सेलेक्टिंग अ सुटेबल सिस्टम। तो ये सारा ओवरव्यू है, मतलब ये सारे टॉपिक्स हम यहाँ इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ओके, सो सबसे पहले तो हम लोग देखने वाले हैं पर्पस ऑफ बजट। अब पर्पस ऑफ बजट, बजट क्यों बनाते हैं, ये देखने से पहले सबसे पहले तो व्हाट इज बजट, क्या होता है बजट। तो आप लोग सब जानते हैं व्हाट इज बजट। आने वाले फ्यूचर पीरियड के लिए जो हम प्लान करते हैं कि फ्यूचर पीरियड में आप क्या करने वाले हैं, ये जब हम एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए कुछ प्लानिंग करते हैं और वो प्लानिंग या तो क्वांटिटेटिव टर्म में होती है या फिर मॉनेटरी टर्म में होती है, तो वो हमारा बजट कहलाती है। सो व्हाट इज बजट? बजट इज ए क्वांटिटेटिव प्लान प्रिपेयर्ड फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी है ए, अगर उसने कहा कि आने वाले यानी नेक्स्ट ईयर में उसे अपनी सेल इंक्रीज करनी है। क्या करनी है? सेल इंक्रीज करनी है। इज दिस बजट? नो, दिस इज नॉट बजट। क्योंकि देखिए नेक्स्ट ईयर यानी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड तो हो गया, बट जो उसने प्लान बनाया है वो सेल इंक्रीज करने के लिए बनाया है, उसको आप क्वांटिटेटिव टर्म में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। सो दिस इज नॉट बजट। हाँ, अगर वो ये कहें कि नेक्स्ट ईयर में हमारी जो सेल होगी वो सेल होगी $10 लाख की, 1 मिलियन की, सो दिस इज बजट। ये बजट का है। तो बजट में क्या चीज होती है, जो आने वाले पीरियड के लिए अगर आप कुछ भी प्लानिंग कर रहे हैं और वो प्लानिंग एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए है और क्वांटिटेटिव या मॉनेटरी टर्म में आप उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो दिस इज बजट। इट इज नॉर्मली एक्सप्रेस्ड इन फाइनेंशियल टर्म्स एंड प्रिपेयर्ड फॉर 1 ईयर। तो नॉर्मली देखिए बजट तो शॉर्ट टर्म भी होते हैं, लॉन्ग टर्म भी होते हैं, करंट पीरियड के लिए भी होते हैं, बहुत सारे तरह के होते हैं। बट नॉर्मली जो वेरियस हमारी जो कंपनीज हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं या फिर फर्म्स हैं, वो जो बनाती है वो नॉर्मली 1 ईयर के लिए बनाती है। फाइनेंशियल टर्म्स में हम उसे एक्सप्रेस करते हैं। अब क्यों ये बजट बनाया जाता है? तो देखिए ये बजट बहुत सारे पर्पसेस हैं, उन्हें सर्व करते हैं। बजटिंग का जो हमारा जो हम बजट्स बनाते हैं, ये बहुत सारे बेनिफिट्स है, उन बेनिफिट्स या बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स है, उन ऑब्जेक्टिव्स को सर्व करने के लिए बनाया जाता है। जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है डेट इज प्लानिंग। अब प्लानिंग को सिंपली एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक फर्नीचर का बिजनेस है। ओके, अब फर्नीचर का बिजनेस है, नेक्स्ट ईयर के लिए आपके पास टारगेट है कि आपको डेस्क बनानी है। आप क्या काम कर रहे हैं? डेस्क बनाने का काम करते हैं। तो आपको नेक्स्ट ईयर डेस्क बनानी है। अब आपने कोई बजट नहीं बनाया, स्टार्ट कर दिया वहां पर प्रोडक्शन करने के लिए, तो आपका क्या रहेगा? सारा का सारा मिसमैनेजमेंट रहेगा, विदाउट अगर प्लानिंग आपने स्टार्ट किया। कैसे? सपोज आपने मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी 1 लाख यूनिट्स की, आपने बजट नहीं बनाया, कोई प्लानिंग नहीं की, आपको नहीं मालूम कि आपको कितनी यूनिट्स की मैन्युफैक्चरिंग करनी है, कितनी की सेल होगी, कितने का रॉ मटेरियल चाहिएगा, आपने जस्ट प्रोडक्शन शुरू कर दिया और अब विदाउट प्लानिंग के किया, तो हो सकता है कि जितना रॉ मटेरियल चाहिए आपको वो रॉ मटेरियल अवेलेबल ना हो, या जितना लेबर चाहिए उतना लेबर अवेलेबल ना हो। ओके, या फिर आपने इतनी यूनिट्स का बना दिया, हो सकता है इतनी यूनिट्स की आपकी सेल ही ना हो। ओके, सो विदाउट प्लानिंग करेंगे तो सब कुछ मिसमैनेजमेंट रहेगा। लेकिन अगर आपको पता है कि मेरे फ्यूचर में मुझे जो नेक्स्ट ईयर में मुझे कितनी की मैन्युफैक्चरिंग करनी है, स्टार्टिंग में ही आपने डिसाइड कर लिया, तो आपने देखा कि मेरी जो डिमांड है डेस्क की नेक्स्ट ईयर में, फोरकास्ट किया आपने कि मेरी जो इसकी डिमांड है यानी सेल है वो होगी सपोज 50,000 यूनिट्स की। ओके, अब 50,000 यूनिट्स की होगी, तो आपने कहा कि अब मुझे इतनी ही यूनिट्स का मैन्युफैक्चरिंग करना है, 50,000 या थोड़ा सा एक्स्ट्रा यूनिट्स का आप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। तो जितनी यूनिट्स का मैन्युफैक्चरिंग करना है, सपोज आपने डिसाइड कर लिया कि इतनी की सेल होगी, तो आपने प्रोडक्शन थोड़ा सा एक्स्ट्रा करने के लिए सोचकर आपने सपोज डिसाइड किया कि आप 60,000 यूनिट्स की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, ताकि बिकॉज इट इज फोरकास्ट।
ज़्यादा भी डिमांड आ सकती है, कम भी डिमांड आ सकती है। तो आपने सोचा कि 60,000 यूनिट्स की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, तो आपने क्या करा, इसके लिए जितना रॉ मटेरियल चाहिएगा आप उसकी पहले से ही प्लानिंग कर लेंगे कि 60,000 अगर मुझे डेस्क की मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो मुझे कितना रॉ मटेरियल चाहिएगा, पहले ही लेकर रख लेंगे। जितना लेबर की रिक्वायरमेंट होगी, लेबर आवर्स की, आप उतने लेबर्स को पहले ही रिक्रूट करके रखेंगे। या फिर अगर आपके पास लेबर एक्सेस में है, तो रिक्वायरमेंट कम की है, एक्सेस में है, तो आप उन्हें हटा सकते हैं, किसी और जगह पर आप उन्हें यूज कर सकते हैं। कितने ओवरहेड्स लगेंगे, इन सब की अगर पहले से ही प्लानिंग हो जाएगी तो आपका क्या है, कोई भी जो डेफिशिएंसी है या कुछ एडवर्स इफेक्ट है वो आने से आप बच जाएंगे। सो प्रॉपर प्लानिंग बहुत जरूरी है। तो बजटिंग आपका क्या फर्स्ट पर्पस सॉल्व करता है कि जो आप कमिंग पीरियड में करने वाले हैं ये इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग करता है। सो अ बजटिंग प्रोसेस फोर्सेस अ बिजनेस टू लुक टू द फ्यूचर, कि अब फ्यूचर में हम क्या करने वाले हैं उसके लिए आपको फोर्स करता है, उसको आप प्रॉपरली असेस करें और अकॉर्डिंगली आप अपना प्लान तैयार करें। दिस इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल सिंस इट स्टॉप्स मैनेजमेंट फ्रॉम रिलाइंग ऑन एडहॉक और पुअरली कोऑर्डिनेटेड प्लानिंग। सो बजट के थ्रू आप एक प्रॉपर प्लानिंग कर सकते हैं। अब देखिए कंट्रोल वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे, अब आपने एक बार बजट तैयार कर लिया कि मुझे इतनी यूनिट्स का मैन्युफैक्चरिंग करना है, उसके लिए मुझे इतने रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, ओके, इतने मुझे लेबर आवर्स की रिक्वायरमेंट है, सब कुछ हो गया। अब आपने क्या किया, एक्चुअल परफॉर्मेंस किया। नेक्स्ट ईयर में जब आपने एक्चुअल परफॉर्मेंस किया तब आप उसको बजट से कंपेयर करेंगे। अच्छा, इतनी यूनिट्स बनानी थी, उसके अंदर हमें इतना रॉ मटेरियल चाहिए था, हमें रॉ मटेरियल चाहिए था सपोज 10,000 kg या वॉट एवर इट इज, और आपने यूज कर लिया 12,000 kg, तो आप देखेंगे कि इतना एक्सेस में क्यों हुआ। ओके, लेबर आवर्स आपको चाहिए थे, सपोज 10,000 लेबर आवर्स चाहिए थे, आपने यूज करे 12,000 15,000, तो आप चेक कर सकते हैं कि हमें इतनी की रिक्वायरमेंट थी, 15,000 लेबर आवर यूज करिए तो 5,000 लेबर आवर्स एक्सेस में कैसे हो गए। तो लॉसेस हो रहे हैं आइडल टाइम में, नॉर्मल आइडल टाइम, एबनॉर्मल आइडल टाइम, आप उन सबको कंपेयर करके ये जो वेरिएंसेस है वो वेरिएंसेस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस जो हमारी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है हम उस पर कंट्रोल अप्लाई कर सकते हैं। सो सेकंड हमारा पर्पस सॉल्व करता है बजट, दैट इज कंट्रोल। एक्चुअल रिजल्ट्स आर कंपेयर्ड अगेंस्ट द बजट एंड एक्शन इज टेकन एज एप्रोप्रिएट। ओके, सो बजट पहला पर्पस, जो मेन पर्पस है वो है प्लानिंग, कि आने वाले फ्यूचर पीरियड के लिए जो आप बजट तैयार करते हैं वो पहले ही उसके लिए प्लानिंग हो जाती है कि आपकी कितनी सेल्स होने वाली है। साथ में आपको ये भी पता चल जाता है कि अगर मेरा कोई लिमिटेड फैक्टर है तो उस लिमिटेड फैक्टर के अकॉर्डिंगली आप अपना बजट तैयार कर रहे हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल लिमिटेड फैक्टर डिमांड है कि आपकी डिमांड ही 50,000 यूनिट्स की है, ओके, तो आप 50,000 यूनिट्स के जितना ही मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। आप ये नहीं कि 1 लाख यूनिट्स या 1,50,000 यूनिट्स की मैन्युफैक्चरिंग करके रख देंगे, इतनी तो डिमांड ही नहीं है, फिर वो आपका स्टॉक आपके स्टोर में रखा रहेगा, ओके, तो वहाँ आपका फंड वगैरह सब ब्लॉक रहेगा। तो इसलिए हम प्रॉपर प्लानिंग करते हैं कि ना तो हमारे पास कमी हो और ना एक्सेस में रहे, ठीक है। तो फर्स्ट पर्पस जो सॉल्व करता है दैट इज प्लानिंग, सेकंड वन इज कंट्रोल। कंट्रोल कैसे अप्लाई करते हैं, बजट बना लिया, एक्चुअली परफॉर्म किया, दोनों को कंपेयर किया, जो वेरिएंसेस आए उन वेरिएंसेस को फिर हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि किस वजह से बजट और एक्चुअल फिगर में डिफरेंस आ रहा है और हम उसे रेक्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, राइट। थर्ड वन इज कम्युनिकेशन। नाउ व्हाट इज कम्युनिकेशन? The budget is formal communication channel that allows junior and senior managers to converse. कैसे? अब आपने बजट तैयार कर दिया है, बजट में आपको मालूम है, फॉर एग्जांपल हम प्रोडक्शन बजट की ही बात करते हैं। अब उनको मालूम है कि हमें इतनी यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है, इतनी यूनिट्स के प्रोडक्शन के लिए सपोज 1 लाख यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है, उसके लिए रॉ मटेरियल की इतने रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी, इतने आपको लेबर आवर्स चाहिएंगे, इतना सब कुछ चाहिएगा आपको, और इस टाइम पीरियड में आपको ये कंप्लीट करना है। तो ये सब आपके पास जब तैयार है तो ये एक फॉर्मल कम्युनिकेशन, जब आपने उस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को वो बजट पकड़ा दिया है कि अब आपके लिए ये है, तो ये एक फॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल का काम करता है। अब जूनियर स्टाफ को मालूम है कि हमें इतना रॉ मटेरियल यूज करना है, इतना लेबर आवर यूज करना है, इतना सब कुछ करना है, तो ये क्या हो गया, एक फॉर्मली बार बार अगर आपने बजट नहीं तैयार किया है तो
जूनियर स्टाफ एक्सेस भी कर सकता है, कम भी हो सकता है, प्रॉब्लम आ सकती है। ये एक तरह से फॉर्मल कम्युनिकेशन का काम करता है बिटवीन जूनियर एंड सीनियर मैनेजर्स। तो सीनियर मैनेजर्स को जो ऑर्डर्स देने जूनियर मैनेजर्स को, वो सब किसके थ्रू दे दिया जाता है? बजट के थ्रू, कि ये आपका बजट है एंड इस बजट के अंदर अंदर आपको काम करना है। कोऑर्डिनेशन, देखिए बजट अलाउज कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स अ कॉमन कॉर्पोरेट गोल। कोऑर्डिनेशन कैसे अप्लाई होता है? अभी हमने देखा सेल्स है, कई सारे डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट है। अब अगर आपने सपोज बजट नहीं बनाया है, ओके, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स आपकी सपोज है यहाँ पर 50,000 यूनिट्स की होने वाली है, लेकिन अगर आपने बजट तैयार नहीं किया, कमिंग ईयर में 50,000 की होने वाली है, आपने बजट तैयार नहीं किया, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को नहीं पता होगा कि उसको कितनी यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है। हो सकता है वो 1 लाख या 1,50,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर ले, ओके। परचेज डिपार्टमेंट को नहीं पता होगा कि कितनी यूनिट्स की हमें परचेज करनी है, रॉ मटेरियल में कितना कितने का परचेज करना है। हो सकता है वो कम परचेज करे या ज्यादा यूनिट्स का परचेज कर ले। एचआर डिपार्टमेंट को नहीं पता होगा कि उसको कितने लेबर आवर्स की रिक्वायरमेंट आने वाली है फ्यूचर में, ठीक है। हो सकता है वो कम वर्कर्स को अपॉइंट करे या बहुत सारे वर्कर्स को अपॉइंट कर ले और एक्सेस में कॉस्ट बढ़ जाए। तो इन सारे डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन नहीं बनेगा अगर आपने बजट नहीं बनाया। बट अगर आपने बजट तैयार कर लिया तो पता है सेल्स को कि हमें 50,000 यूनिट्स की सेल्स करनी है, वो ये इसको टारगेट बता देगा। 50,000 यूनिट्स के हिसाब से ये अपनी यूनिट्स का बजट तैयार करेगा कि मुझे इतनी यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है। वो इसको बता देगा कि हमें इतनी यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है और उसके लिए हमें इतना इतना रॉ मटेरियल चाहिए, इतना इतना लेबर आवर चाहिए। तो अब परचेज डिपार्टमेंट को भी पता चल गया कि हमें कितना रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी, वो अकॉर्डिंगली वहां परचेज करेंगे। एचआर डिपार्टमेंट को पता चल गया कि कितने लेबर आवर की फ्यूचर में कमिंग ईयर में रिक्वायरमेंट आने वाली है, वो उतने वर्कर्स को अपने पास अपॉइंट करके रखेंगे, ओके। तो इस तरह से क्या है, ये तो कुछ एक डिपार्टमेंट है, बहुत सारे कंपनी में डिपार्टमेंट होते हैं। इस तरह से हम अगर पहले ही बजट तैयार कर लेते हैं तो इन सभी डिपार्टमेंट में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रहेगा, ओके। और ये कोऑर्डिनेशन किसके लिए है? ये कोऑर्डिनेशन क्या अचीव करने में हमें हेल्प करता है? ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उस गोल को अचीव करने में हेल्प करता है। सो कोऑर्डिनेशन, बजट अलाउज कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ द बिजनेस टुवर्ड्स अ कॉमन कॉर्पोरेट गोल, ओके। नेक्स्ट, इवैल्यूएशन, रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। अब रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या हुई है? देखिए, सेल्स इतनी होनी चाहिए, ये आपने बजट में बता दिया। अब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? सेल्स मैनेजर। अब ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने बजट तैयार किया है और इतनी यूनिट्स का सपोज बजट तैयार किया तो इतनी यूनिट्स होनी चाहिए सेल। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को आपने बोल दिया कि सपोज 60,000 यूनिट्स की मैन्युफैक्चरिंग होनी है। अब ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इतनी यूनिट्स की मैन्युफैक्चरिंग होनी है। तो इस तरह से क्या होता है, आप एक बजट बना देते हैं तो हर एक डिपार्टमेंट के जो मैनेजर है उन सबको पता चल जाता है कि हमारा ये टारगेट है, इस इतने टारगेट अचीव करने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, ओके। सो इवैल्यूएशन, जब आप उनकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करते हैं कि ड्यूरिंग द ईयर या फिर ईयर एंड पर जब आप परफॉर्मेंस मेजरमेंट करते हैं तो आप मेजरमेंट परफॉर्मेंस इवैल्यूएट कैसे करते हैं? इनके बेसिस पर कि आपने उनको टारगेट्स दे रखे हैं, क्या उन्होंने वो टारगेट अचीव किए या नहीं किए। आपने सेल्स मैनेजर से कहा कि 50,000 यूनिट्स की सेल होनी चाहिए और इस रेट पर होनी चाहिए, यानी कि हमारा रेवेन्यू टोटल सेल से इतना आना चाहिए। क्या उसने वो यूनिट सेल करी है या नहीं करी है, ओके। प्रोडक्शन मैनेजर को कहा कि इतनी यूनिट्स का प्रोडक्शन होना चाहिए और उसकी कॉस्ट ये रहनी चाहिए, इससे एक्सेस में कॉस्ट नहीं आनी चाहिए। क्या उतनी यूनिट्स, वो कॉस्ट उतनी ही जो उसने टारगेट दिया था, क्या उसने अपनी कॉस्ट को उस टारगेट के अंदर रखा है या उससे एक्सेस गया है? तो ये सब जब आप उनकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करते हैं तो वो किस पर होती है? परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन बजट के अकॉर्डिंग होता है। सो रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग डिवाइड्स द ऑर्गेनाइजेशन इनटू बजट सेंटर्स, each of which has a manager responsible for its performance. Budget may be used to evaluate the actions of a manager within the business in terms of the cost and revenues over which they have control. Okay? So, responsibility accounting divide कर दा organization को various budget center में, जैसे अलग अलग budget center में divide कर दिया।
each of which has a manager responsible for its performance. फॉर एग्जाम्पल सेल्स के लिए सेल्स मैनेजर, प्रोडक्शन के लिए प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस के लिए फाइनेंस मैनेजर. तो इस तरह से हर एक डिपार्टमेंट के लिए, एक एचआर के लिए एचआर मैनेजर. तो ये सब हर डिपार्टमेंट के लिए एक मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होता है उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के बजट के लिए. बजट में बी यूज टू इवेल्यूएट द एक्शंस ऑफ ए मैनेजर. हम जो बजट बना रहे हैं उसको यूज करते हैं हर डिपार्टमेंट के मैनेजर की परफॉर्मेंस इवेल्यूएट करने के लिए विद इन द बिजनेस इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यूज. दोनों की टर्म में देखते हैं. ओके, मैनेजर का, सेल्स मैनेजर का हम रेवेन्यू की टर्म में देखते हैं, प्रोडक्शन, परचेज, एचआर इनकी कॉस्ट की टर्म में देखते हैं. ओवर विच दे हैव कंट्रोल, जिसका जिस पर कंट्रोल है. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज मोटिवेशन. अब बजट हमने देखा, पहला पर्पस प्लानिंग, देन कंट्रोल, देन कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन, इवैल्यूएशन. अब ये बजट मोटिवेट कैसे करेगा? तो मोटिवेट कैसे करता है? आपने उनको टारगेट दे दिया कि आपको इतना इतना टारगेट अचीव करना है. ठीक है, कि ये टारगेट्स है, ये आपको टारगेट्स अचीव करने. कॉस्ट आपकी, आपने एक बजट में कॉस्ट बता दी कि मटेरियल कॉस्ट रहनी चाहिए आपकी $10,000 के अंदर. ठीक है, अब उनको ये टारगेट अचीव करना, इससे एक्सेस में नहीं जाना है. आपने सेल्स बता दिया कि इतने का रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए. आपने बता दिया कि लेबर की, एचआर की कॉस्ट, जो लेबर आवर्स की कॉस्ट है वो इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. तो इसके बाद क्या होता है, जब आपने उनको टारगेट्स दे दिया और टारगेट्स के साथ जब आपने उनकी जो इवैल्यूएशन कर रहे हैं यहाँ पर, उसको आपने लिंक कर दिया किसके साथ? उनकी परफॉर्मेंस के साथ, कि अगर आपने ये टारगेट अचीव किया तो आपको बोनस दिया जाएगा या रिवॉर्ड पॉइंट्स दिए जाएंगे. तो ये क्या करता है, एक मोटिवेशन का काम करता है मैनेजर्स के लिए, जो भी, जिनको भी आपने टारगेट्स दिया उनके लिए, कि अगर आपने इतनी सेल्स अचीव कर ली तो आपको इतने रिवार्ड पॉइंट्स मिलेंगे या इतना बोनस मिलेगा. अगर आपने अपना कॉस्ट इस लेवल के अंदर रखा तो आपको इतने रिवार्ड पॉइंट्स या बोनस मिलेगा. तो ये पॉइंट, ये क्या करता है, ये एक मोटिवेशन का काम करता है और वो लोग पूरी तरह से उस टारगेट को अचीव करने के लिए मोटिवेट होते हैं. सो बजट एक मोटिवेशन का भी काम करता है. Budget may be used as a target for managers to aim for. Reward should be given for operating within or under budgeted level of expenditure. This acts as a motivator for managers. Okay? तो ये रहा हमारा नेक्स्ट, प्लानिंग, कंट्रोल, कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन, इवैल्यूएशन, मोटिवेशन, देन ऑथराइजेशन. अब मैनेजर जो आपने बजट बनाया है वो बजट एक ऑथराइजेशन भी देता है, क्योंकि आपने जैसे बजट बना दिया और आपने बता दिया कि आपकी मटेरियल पर एक्सपेंडिचर होना चाहिए सपोज $10,000. ठीक है, जितनी यूनिट्स का मैन्युफैक्चरिंग करना, सपोज 50,000 यूनिट्स का मैन्युफैक्चरिंग करना है और उस पर इतने का आपका मटेरियल पर इतने का एक्सपेंडिचर होना चाहिए. तो अब जो मैनेजर है उसके लिए उसको इस इतने तक का एक्सपेंडिचर करने का वो ऑथराइज हो चुका है. सो बजट एक ऑथराइजेशन का भी काम करता है. बजट एक्ट्स एज ए फॉर्मल मेथड ऑफ ऑथराइजेशन टू अ मैनेजर फॉर एक्सपेंडिचर, hiring staff and pursuit of plans contained within the budget. For example, HR में आपको बोल दिया कि आप में सपोज 10,000 लेबर आवर्स की रिक्वायरमेंट है, तो इतने आवर्स के लिए अब आपने HR मैनेजर को ऑथराइज कर दिया है कि वो इतने लेबर आवर्स के लिए जो रिक्वायर्ड वर्कर्स है वो उनको स्टाफ को अपॉइंट कर सके, हायर कर सके. ये एक तरह से ऑथराइजेशन का भी काम करता है. फॉर्मल मेथड ऑफ ऑथराइजेशन है मैनेजर को कि बजट के अंदर अंदर वो एक्सपेंडिचर कर सके या उतने स्टाफ को अपॉइंट कर सके. देन डेलीगेशन. मैनेजर्स में बी इन्वॉल्व इन सेटिंग द बजट. एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी में मोटिवेट द मैनेजर्स. मैनेजर इन्वॉल्वमेंट में ऑल्सो रिजल्ट इन मोर रियलिस्टिक टारगेट्स. जब मैनेजर खुद बजट सेटिंग में इन्वॉल्व होते हैं, उनको एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है, तो वो मोटिवेट होते हैं कि हम उन टारगेट्स को अचीव करें. और अगर वो टारगेट्स रियलिस्टिक है तो वो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट होते हैं कि उस टारगेट्स को वो अचीव करें. साथ में अगर हम बोनस, रिवॉर्ड पॉइंट्स भी कर देते हैं तो मोटिवेशन लेवल उनका बढ़ जाता है. और इस तरह से हम क्या करते हैं, एक तरह से ऑथराइज भी कर रहे हैं हम उन्हें और अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज डेलीगेट भी कर रहे हैं. ओके, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज जब आप उनको देते हैं तो वो डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज उन्हें मोटिवेट करता है बजट टारगेट्स अचीव करने के लिए.
Okay, so these are the benefits or objectives of budgeting. तो फर्स्ट पॉइंट जो अभी हमने बजट्स में देखा है, डेट इज पर्पस ऑफ बजट. क्यों हम बजट तैयार करते हैं, बजटिंग क्यों करते हैं. नाउ बजट्स एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट. अब बजट्स के साथ में परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कैसे लिंक होता है. मतलब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट मतलब जो आपके मैनेजर्स हैं वो किस तरह से कितनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उनको आप किस तरह से इवेल्यूएट करते हैं. तो अभी हमने देखा था कि जब हम बजट बना लेते हैं, बजट्स में हम टारगेट्स बना देते हैं और वो टारगेट्स हम अपने मैनेजर्स को दे देते हैं. तो वो उन टारगेट्स को अगर अच्छी और उनको साथ में बोनस रिवॉर्ड पॉइंट्स इससे लिंक कर देते हैं, तो उनकी जो परफॉर्मेंस है वो हम उन टारगेट्स के बेसिस पर क्या करते हैं, इवेल्यूएट करते हैं. सो बजट कंट्रीब्यूट टू परफॉर्मेंस मैनेजमेंट बाय प्रोवाइडिंग बेंचमार्क्स अगेंस्ट विच टू कंपेयर एक्चुअल रिजल्ट्स. तो बजट क्या काम करता है, एक बेंचमार्क का काम करता है. जब हमें परफॉर्मेंस इवेल्यूएट करनी है तो वो बेंचमार्क का काम करता है कि दीज आर द टारगेट. अब आपने ये टारगेट्स अचीव किए हैं या नहीं किए. कॉस्ट है तो क्या इस बजटेड एक्सपेंडिचर के अंदर अंदर ही है, अगर उससे एक्सेस हुई है तो आपने टारगेट पूरे नहीं किए, अगर इससे अंदर रखा है तो यस, अब परफॉर्मेंस मेजरमेंट हम उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं. ठीक है. सो बजट्स क्या करता है, एक बेंचमार्क की तरह एक्ट करता है और हम एक्चुअल रिजल्ट्स को उस बेंचमार्क यानी बजट से कंपेयर करते हैं, और अगर हमें करेक्टिव मेजर्स की रिक्वायरमेंट है तो हम वो भी अप्लाई करते हैं. दे टेक मेनी फॉर्म्स एंड सर्व मेनी फंक्शंस बट मोस्ट प्रोवाइड द बेसिस फॉर. क्या क्या है बजट्स में, हम डिटेल्ड सेल्स टारगेट, ओके, और सेल्स टीम का फिर हम इन सेल्स टारगेट के अकॉर्डिंग इवैल्यूएशन करते हैं. स्टाफिंग प्लान, प्रोडक्शन, कैश इन्वेस्टमेंट एंड बोरोइंग, कैपिटल एक्सपेंडिचर. पर्टिकुलरली बहुत सारे एरियाज होते हैं, बट मेन जो एरियाज होते हैं जिसमें हमारी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट करनी होती है और जिसके लिए बजट हमारा यूज में आता है, वो होता है सेल्स टारगेट के लिए, स्टाफिंग प्लान के लिए, प्रोडक्शन के लिए, कैश इन्वेस्टमेंट, बोरोइंग और कैपिटल एक्सपेंडिचर. कि हमने अपने बजट में कर लिया कि हमें ये प्रोजेक्ट्स करने हैं और इन प्रोजेक्ट्स पर हमारा इतना कैपिटल एक्सपेंडिचर होना चाहिए. एक्चुअल में हम करके देखते हैं कि क्या हमने वो टारगेट्स अचीव किए या नहीं किए. सो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में इन एरियाज में बजट एक बेंचमार्क के रूप में काम करता है, और भी बहुत सारे एरियाज के लिए भी बजट एज ए बेंचमार्क यूज में आता है. ओके. बजट गिव्स मैनेजर्स प्री अप्रूवल फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ स्पेंडिंग प्लान्स एंड अलाउ देम टू प्रोवाइड फॉरवर्ड लुकिंग गाइडेंस टू इन्वेस्टर्स एंड क्रेडिटर्स. ठीक है. मतलब बजट मैनेजर्स के लिए एक प्री अप्रूवल प्लान है. आपने कह दिया कि इतने का एक्सपेंडिचर मटेरियल में होना चाहिए, मटेरियल में सपोज $10,000 का एक्सपेंडिचर होना चाहिए. मतलब आपने अप्रूवल दे दिया है प्रोडक्शन मैनेजर को कि वो अप टू $10,000 तक का मटेरियल पे एक्सपेंडिचर कर सकते हैं. ओके. इसके साथ साथ ये क्या करता है, एक गाइडेंस भी प्रोवाइड कराता है इन्वेस्टर्स और क्रेडिटर्स को. कैसे? अब देखिए, आपको लोन लेना है, ओके, या कुछ अमाउंट बोरो करना है, कैश क्रेडिट चाहिए, किसी भी तरह के फॉर्म में अगर आपको कुछ लोन बोरो करना है तो आप बैंक के पास जाएंगे, उनको कन्विंस करना होगा कि आपको इतने अमाउंट की रिक्वायरमेंट है. कैसे कन्विंस करेंगे कि आपको कितने अमाउंट की रिक्वायरमेंट है? उसके लिए आपको क्या चाहिएगा, बजट चाहिएगा. ठीक है. जैसे ही आप बैंक के पास गए, आपने कहा कि आपको $10 लाख की रिक्वायरमेंट है, तो पूछेंगे किस चीज के लिए आपको $10 लाख की रिक्वायरमेंट है. तो आपको उनको कमिंग ईयर के लिए पूरा फ्यूचर प्लान बताना पड़ेगा नेक्स्ट ईयर के लिए कि देखिए इतना इतना हमारी रिक्वायरमेंट, या जितने भी ईयर्स के लिए आपको लोन लेना है कि इतना इतना हमारा एक्सपेंडिचर होगा, इतना इतना रेवेन्यू होगा, इतने इतने लोन की हमें रिक्वायरमेंट है, दिस इज आवर पेमेंट कैपेसिटी, कि इतना इतना हमारा कैश जनरेट होगा और इस तरह से हम इस लोन का रीपेमेंट कर पाएंगे. तो जब आपको कुछ बोरो करना है बैंक से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो उनको आपको ये बताना पड़ेगा कि किस चीज के लिए रिक्वायरमेंट है और आप उनको रिपेमेंट कैसे करेंगे. तो वो सब आप कैसे बताएंगे, जब आपका प्रॉपर बजट तैयार होगा. इसी तरह से सप्लायर्स को जब आप कह रहे हैं कि भाई हमारा क्रेडिट पीरियड एक्सटेंड करिए या क्रेडिट एक्सटेंड करिए या आप क्रेडिट पे लेना चाहते हैं, तो सप्लायर को कन्विंस करने के लिए भी आपको बजट की रिक्वायरमेंट होती है. तो इस तरह से इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, इनके लिए भी गाइडेंस के तौर पर बजट यूज में आते हैं. Even in small business and robust business, planned budget can often result in anticipating and avoiding disastrous outcomes. देखिए,
मीडियम एंड लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस के लिए तो बजट बहुत रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अगर अपने बजट नहीं बनाएंगे तो लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहाँ पर किसी भी डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा और सब कुछ आपका एक्सपेंडिचर्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, आप टाइमली फुलफिल नहीं कर पाएंगे ऑर्डर्स, और ये सब प्रॉब्लम्स आती है। तो मीडियम और लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, एसेंशियल है ही। इवन स्मॉल बिजनेस में भी ये बहुत जरूरी होता है बजट। अगर हम प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम करते हैं तो बहुत ही डिजास्ट्रस आउटकम को अवॉइड कर सकते हैं। इवन आप सिर्फ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन को छोड़िए, मीडियम लार्ज ऑर्गेनाइजेशन को छोड़िए, हम अपनी बात करते हैं एज एन इंडिविजुअल। नेक्स्ट मंथ में क्या हम लोग एक्सपेंडिचर करने वाले हैं, कितना हमारा रेवेन्यू होने वाला है, विदाउट प्लानिंग अगर आप करेंगे तो क्या रहेगा, आपका एक्सपेंडिचर बहुत हाई चला जाएगा रेवेन्यू के कंपैरिजन में। लेकिन वही आपने पूरा प्रॉपर प्लानिंग कर लिया कि इतना इतनी आपकी इनकम होने वाली है और इन इन जगहों पर आपको एक्सपेंडिचर करना है, इतना आपको सेविंग करना है। अगर एज एन इंडिविजुअल भी आप प्रॉपर बजट बना के करेंगे तो बहुत सारे जो अनसीन आपके खर्चे हैं आप उनको करने से रुक जाएंगे। ओके तो जो अवॉइड कर सकते हैं, जो नहीं रिक्वायर्ड है, बहुत सारे जो जहां पर आपको एक्सपेंडिचर करना नहीं चाहिए, मतलब नॉट रिक्वायर्ड, उसको आप करने से बच जाएंगे। तो जब एज एन इंडिविजुअल भी हम लोगों के लिए बजट इतना इंपॉर्टेंट है तो आप, और बिजनेस के लिए तो सोच ही सकते हैं। तो अगर स्मॉल बिजनेस भी है और आप बजट बनाकर प्रॉपरली काम करते हैं तो बहुत ही आप एंटिसिपेटिंग और डिजास्ट्रस आउटकम को पहले ही एंटिसिपेट भी कर सकते हैं और उन्हें अवॉइड भी कर सकते हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट। मीडियम एंड लार्जर ऑर्गेनाइजेशंस इनवेरिएबली रिलाई ऑन बजट्स। दिस इज इक्वली ट्रू इन बिजनेसेस, गवर्नमेंट, एनपीओ। Budget provides a formal quantitative expression of expectations. It is an essential facet of the planning and control process. Without a budget, an organization will be highly inefficient and ineffective. अगर आपने बजट तैयार नहीं करा तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन हाईली इनएफिशिएंट होगी और इनइफेक्टिव होगी। कोई प्रॉपर बिना प्लानिंग के अगर आप काम करेंगे तो कोऑर्डिनेशन नहीं होगा और सब कुछ आपका बिल्कुल भी, मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन इनइफेक्टिव और इनएफिशिएंट रहेगी। ओके हर मैटर में। सो बजट इज एसेंशियल फॉर मीडियम लार्जर ऑर्गेनाइजेशन, वेदर इट इज बिजनेस, गवर्नमेंट भी हर काम के लिए पहले ही बजट बनाती है। आप देखते ही हैं गवर्नमेंट का हर साल बजट आता है। ओके फरवरी में आपका हर साल बजट आता है और वो बजट फिर पूरे ईयर तक वो उस बजट के अकॉर्डिंग एक्सपेंडिचर करती है। ईयर एंड पर उनको रिप्लाई भी देना होता है कि इतना हमने बजट बनाया था, इससे अबाव खर्चा गया है या इससे कम खर्चा गया है। विदाउट बजट बनाए अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी तो आप देख सकते हैं कि क्या हाल होने वाला है। Okay, so budget is important for all categories of business, governments, NPOs, for everyone. Now, test your understanding 1, evaluation of manager. अब मैनेजर, हम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट देख रहे हैं कि मैनेजर की परफॉर्मेंस को इवेल्यूएट करने में किस तरह से बजट काम आता है। देखिए, a wage award for production staff is agreed which exceeds the allowance incorporated in the budget. Discuss whether the performance of production manager should be linked to the wage cost. क्या हमें प्रोडक्शन मैनेजर की जो परफॉर्मेंस है उसको वेज की जो कॉस्ट आ रही है उससे लिंक करना चाहिए? कब? अगर प्रोडक्शन स्टाफ प्रोडक्शन स्टाफ को वेज अवार्ड दे रहे हैं, मतलब जो अलाउंस आपने, सपोज आपने प्रोडक्शन स्टाफ के लिए अलाउंस फिक्स कर रखा है $1 लाख का, अब आप उनको अवार्ड देना चाह रहे हैं। ठीक है, अब आप उनको एक अवार्ड देना चाह रहे हैं, अवार्ड दे रहे हैं जो कि इस अलाउंस से एक्सीड कर रहा है, एक्सीड कर सकता है। ठीक है, तो क्या प्रोडक्शन मैनेजर की जो परफॉर्मेंस है उसको हमें इससे लिंक करना चाहिए? वेज, जो टोटल वेज कॉस्ट आएगी उससे लिंक करना चाहिए। तो देखिए क्या आंसर है इसका। सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि कौन अवार्ड इंक्रीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। The key point here is that the answer depends on who awarded the wage pay increase. पे इंक्रीज को कौन कर रहा है? अगर प्रोडक्शन मैनेजर का डिसीजन है, कौन सा, ये वेज अवार्ड देने का डिसीजन अगर प्रोडक्शन मैनेजर का है तब तो कंट्रोलेबल रहेगा। कैसे कंट्रोलेबल रहेगा? तो अगर ये वेज अवार्ड प्रोडक्शन मैनेजर ने कहा कि मैं दे रहा हूं, तो वो क्या कोशिश करेगा कि ये जो टारगेट है $1 लाख का हमारा टोटल वेजेस का टारगेट है, ये इसके अंदर अंदर रहे, इससे अबाव ना जाए।
अगर ये डिसीजन वेज अवार्ड देने का प्रोडक्शन मैनेजर का है तो आपका ये वेजेस का जो खर्चा है, वेज कॉस्ट, ये कंट्रोलेबल रहेगा। कैसे कंट्रोलेबल रहेगा? क्योंकि प्रोडक्शन मैनेजर को आपने बोल रखा है कि टोटल वेजेस का कॉस्ट $1 लाख से अबाव नहीं जाना चाहिए। तो वो जो अवार्ड देगा वो कोशिश करेगा कि इस तरह से लिंक्ड हो कि आपके ओवरऑल कॉस्ट $1 लाख से अबाव नहीं जाए, क्योंकि $1 लाख से अबाव जाते ही इसकी परफॉर्मेंस नेगेटिव हो जाएगी। तो इसकी ये क्या रहेगा? खर्चा कंट्रोलेबल रहेगा। लेकिन अगर ये वेज अवार्ड देने का डिसीजन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का है, क्या तब भी ये वेज कॉस्ट कंट्रोलेबल रहेगी? तब कंट्रोलेबल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? देखिए, डिसीजन तो प्रोडक्शन मैनेजर का है ही नहीं। अब अगर ये एक्सीड कर जाता है 1 लाख से, सपोज 1,10,000 हो जाता है, तो ये क्या कहेगा? मेरा तो $1 लाख था, मैंने ये अवार्ड देने से पहले, अवार्ड देने का हमारा डिसीजन नहीं था, हमारा अवार्ड देने से पहले मेरा $1 लाख के अंदर अंदर आ रहा है, अवार्ड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने दिया, उसकी वजह से वेज कॉस्ट इंक्रीज हुई है। तो अब कंट्रोल करने का जो प्रेशर है वो प्रोडक्शन मैनेजर पर नहीं रहेगा। सो अगर हमें वेज कॉस्ट से लिंक करनी है परफॉर्मेंस प्रोडक्शन मैनेजर की, तो हमें देखना होगा अवार्ड कौन दे रहा है, प्रोडक्शन मैनेजर दे रहा है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दे रहा है। प्रोडक्शन मैनेजर दे रहा है तो उसका क्या रहेगा? खर्चा जो होगा वो कंट्रोलेबल रहेगा, क्योंकि उसको आपने टारगेट दे रखा है। तो वो अवार्ड देगा तो भी कोशिश करेगा कि टोटल वेज कॉस्ट हमारी इंक्रीज ना हो, और इससे क्या होगा? वेज कॉस्ट कंट्रोलेबल रहेगी। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अवार्ड देने का डिसीजन अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का है तो प्रोडक्शन मैनेजर, बिकॉज डिसीजन उसका नहीं है तो आप उसकी परफॉर्मेंस को उससे लिंक नहीं कर सकते। अब वेज कॉस्ट अगर हायर भी जाती है तो प्रोडक्शन मैनेजर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ओके, तो यहां पर खर्चा कंट्रोलेबल नहीं होगा। सो दिस इज द आंसर। इफ दिस वाज द प्रोडक्शन मैनेजर्स डिसीजन, देन द कॉस्ट वुड बी कंट्रोलेबल। Depending on the culture of the firm, manager would then be under pressure to explain why they departed from the budget in this instance. इसके बाद अगर प्रोडक्शन मैनेजर ने कहा है कि भाई ठीक है, वो डिसीजन ले रहा है वेज अवार्ड देने का, और फिर टोटल वेज कॉस्ट टारगेट कॉस्ट से एक्सीड होगी, तो ये उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि क्यों एक्सीड चली गई। सो खर्चा कंट्रोल में रखेगा प्रोडक्शन मैनेजर, और तब आप उसकी परफॉर्मेंस उससे इवेल्यूएट कर सकते हैं। बट if awarded by say board of directors, then the cost increase was not controllable by manager and should not feature in their appraisal. क्योंकि खर्चा उसकी वजह से नहीं हो रहा है, वो रिस्पॉन्सिबल था, डॉलर सपोज जो उसको टारगेट दिया है, और अब एक्स्ट्रा अगर खर्चा किसी ऊपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की वजह से हो रहा तो परफॉर्मेंस मैनेजर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। सो कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रोलेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। आपको देखना होगा कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेट एक्सपेंडिचर, ओके, और किसका उस एक्सपेंडिचर पर कंट्रोल है। तो परफॉर्मेंस मेजरमेंट के वक्त पर कंट्रोलेबिलिटी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन कंट्रोल कर रहा है। ओके, अगर प्रोडक्शन मैनेजर कंट्रोल कर रहा होगा तो वो रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर कंट्रोल प्रोडक्शन मैनेजर के हाथ में नहीं होकर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हाथ में है तो आप प्रोडक्शन मैनेजर की परफॉर्मेंस उससे लिंक नहीं कर सकते। ओके, नाउ द परफॉर्मेंस हायरार्की। जब हम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट करते हैं तो हम देखते हैं कि किस लेवल की पर प्लानिंग हो रही है, किस लेवल का मैनेजमेंट है, और किस लेवल पर वो किस तरह के डिसीजन ले रहा है। हर एक अलग अलग लेवल के लिए अलग अलग टाइप के बजट बनते हैं। जब हम परफॉर्मेंस हायरार्की देखते हैं तो मेनली ऑर्गेनाइजेशन को हम 3 लेवल पर डिवाइड करते हैं। फर्स्ट, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, टैक्टिकल प्लानिंग एंड ऑपरेशनल प्लानिंग। यानी जो हम बजट बना रहे हैं वो भी 3 लेवल पे बनाते हैं, स्ट्रेटेजिक, टैक्टिकल एंड ऑपरेशनल। क्या होता है स्ट्रेटेजिक लेवल पर? ये टॉप लेवल का मैनेजमेंट होता है। मतलब नॉर्मली क्या होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इस कैटेगरी में आते हैं। इनका काम होता है स्ट्रेटेजिकली प्लान करना कि हमें पर्टिकुलरली ये न्यू प्रोडक्ट हमें लॉन्च करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं तो इन प्रोजेक्ट्स में से कौन सा प्रोजेक्ट हमें चूज करना चाहिए, कौन सा प्रोजेक्ट में ज़्यादा हमारे लिए, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिट होगा। मतलब ये लोग क्या करते हैं, स्ट्रेटेजिकली प्लान करते हैं। तो ये इस लेवल का बजट कि कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इतने सारे प्रोजेक्ट्स में से कौन सा प्रोजेक्ट हमें चूज करना है, तो ये सारी प्लानिंग स्ट्रेटेजिक लेवल पर होती है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कहलाती है। टैक्टिकल प्लानिंग, अब इन्होंने चूज कर लिया कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, हमें वो लॉन्च करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल
जियो है, जियो ने जो टॉप मैनेजमेंट था उन्होंने कहा कि हमें जियो का प्लान लेकर आना है, उन्होंने जियो प्लान लेकर आना है। जियो का मतलब सपोज जियो की जो आपका फाइबर वगैरह का था उसका उन्हें लॉन्च करना है, डेटा वगैरह का प्लान लॉन्च करना है। तो ये स्ट्रेटेजिक लेवल की प्लानिंग थी। नाउ टैक्टिकल प्लानिंग। अब टैक्टिकल प्लानिंग में क्या होता है, यहां मैनेजमेंट ने डिसाइड कर दिया कि पर्टिकुलर प्लान लॉन्च करना है। अब इस प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, अब इस प्रोडक्ट को किस तरीके से लॉन्च करना है, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, कितनी उसके लिए कौन कौन सा मार्केट है, कौन कौन सा मार्केट है और किस किस मार्केट में कितनी सेल्स होगी, कितना प्रोडक्शन करना है, क्या करना है, कितने रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी, ये सारी प्लानिंग टैक्टिकल प्लानिंग कहलाती है। ये कहलाती है मिडिल लेवल की प्लानिंग। क्या करना है ये टॉप लेवल का मैनेजमेंट बता देता है कि हमें कौन सा प्रोडक्ट लाना है, कौन सा नहीं लाना है, और मिडिल लेवल करता है कि वो जो प्रोडक्ट लेकर आना है उसको हमें किस तरीके से कौन कौन से मार्केट में लॉन्च करना है, कितनी यूनिट्स मैन्युफैक्चरिंग करनी है, कितना प्रोडक्शन करना है। और अब आपको बता दिया कि इतनी यूनिट्स की मैन्युफैक्चरिंग होगी, इसके लिए इतनी इतनी रिक्वायरमेंट होगी। अब ऑपरेशनल प्लानिंग, इनको बता दिया कि आपको सपोज 50,000 यूनिट्स की मैन्युफैक्चरिंग करनी है, ओके, आपको इसके लिए 20,000 kg रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, ये सब आपने बता दिया। अब ऑपरेशनल लेवल पर क्या करते हैं, ये डे टू डे की प्लानिंग होती है। अब इनको डे टू डे देखना है कि हमें इतने की परचेसिंग करनी है, तो इतने की परचेसिंग किस तरह से करनी, कैसे कैसे रिक्वायरमेंट आएगी और किस किस तरह से लेबर आवर्स, डे टू डे का किस तरह से प्लानिंग करनी है, डे टू डे के बजट्स इस लेवल पे बनते हैं। सो टॉप मैनेजमेंट, मिडिल लेवल और ये ऑपरेशनल लेवल, यहाँ पर डे टू डे का देखा जाता है। यहाँ पर जो टॉप लेवल ने अपने को बजट बना के दिए, उस बजट को मिडिल लेवल पर देखा जाता है कि किस तरीके से उसके लिए रिक्वायरमेंट्स होगी और उसके लिए बजट बनाया जाता है, और उसको एग्जीक्यूशन करने का काम कौन करता है, ऑपरेशनल लेवल करता है। ओके, सो 3 लेवल्स की प्लानिंग होती है। इट इज अ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, लुक्स एट द होल ऑर्गेनाइजेशन एंड डिफाइंस रिसोर्स रिक्वायरमेंट। तो ये जब प्लानिंग करते हैं पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पर देखते हैं, और उसके लिए रिसोर्स है, अवेलेबल है, नहीं है, ये सब की प्लानिंग कौन करता है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करती है। फॉर एग्जाम्पल, डेवलप न्यू प्रोडक्ट्स इन रिस्पॉन्स टू चेंजिंग कस्टमर नीड्स। जैसे जैसे कस्टमर्स की नीड्स चेंज हो रही है, रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है, न्यू प्रोडक्ट्स डेवलप करना है, नहीं करना है, ये स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कहलाती है। अब टैक्टिकल प्लानिंग देखिए, इट इज फॉर मीडियम टर्म, लुक्स एट द डिपार्टमेंट डिविजनल लेवल। यहाँ डिपार्टमेंट डिवीजन लेवल पर आ जाता है। स्पेसिफिक, हाउ टू यूज रिसोर्सेज, फॉर एग्जाम्पल टू ट्रेन स्टाफ टू डील विद द चैलेंजेस दैट दिस न्यू प्रोडक्ट प्रेजेंट्स। अब न्यू प्रोडक्ट्स को किस तरह से करना है, ये सारा मिडिल लेवल का मैनेजमेंट करता है, मीडियम टर्म के लिए होता है। ऑपरेशनल प्लानिंग बहुत ही शॉर्ट टर्म पर होती है, वेरी डिटेल्ड होती है एंड मेनली कंसर्न विद कंट्रोल। मोस्ट बजटिंग एक्टिविटीज फॉल विद इन ऑपरेशनल प्लानिंग एंड कंट्रोल। फॉर एग्जाम्पल, a budget is set for new product is include advertising expenditure, sales forecast, labor and material expenditure। ये सारे के सारे ऑपरेशनल लेवल के होते हैं, और डे टू डे एक्टिविटीज में हमें अपने टारगेट्स किस तरह से अचीव करने हैं, वो सब कहाँ होता है, ऑपरेशनल लेवल पर होता है। तो अगर हम लोग ऑपरेशनल प्लानिंग प्रॉपरली कर रहे हैं तो हम टैक्टिकल प्लानिंग को अचीव कर सकते हैं, और अल्टीमेटली हमारी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग सक्सेसफुल होगी। The aim is that if a manager achieves short-term budgetary targets, यानी operational plans, then there is more chance of meeting tactical goals and ultimately success for strategic plans. Okay. So, अगर मैनेजर शॉर्ट टर्म के बजटरी टारगेट्स को अचीव कर लेते हैं, यानी ऑपरेशनल प्लान करते हैं, तो हमारे ज़्यादा चांस है कि हम टैक्टिकल गोल्स मीट कर पाए और अल्टीमेटली हमारे स्ट्रेटेजिक प्लान सक्सेसफुल हो। नाउ, बिहेवियरल एस्पेक्ट्स ऑफ बजटिंग। ओके, बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ बजटिंग क्या मीनिंग हुआ? देखिए, हम जो बजट बना रहे हैं और जो बजट बना के हमने अपने स्टाफ को दिया है, मैनेजर्स को दिया है, उस बजट को लेकर आपके जो स्टाफ है, जो मैनेजर्स हैं, उनका बिहेवियर कैसा रहेगा।
ओके ये किस पर डिपेंड करता है, मतलब बजट उनको मोटिवेट करता है या वो प्रेशर में आ जाते हैं या उनकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है, ये किस पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि आपकी मैनेजमेंट स्टाइल कैसी है। मैनेजमेंट स्टाइल किस तरह की होती है? 3 तरह की होती है। एक तो होती है बजट को लेकर, बजट कॉन्स्टेंट स्टाइल, ठीक है, मतलब हमने जो बजट बनाया है वो बजट के जो टारगेट्स, बजट में जो टारगेट्स दिए हैं हमें उन्हें अचीव करना है। ओके सिर्फ बजट को देखा जा रहा है, क्या देखा जा रहा है? सिर्फ बजट देखा जा रहा है कि बजट के वो टारगेट्स अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। दिस इज फर्स्ट स्टाइल, मैनेजमेंट स्टाइल। सेकंड होती है प्रॉफिट, प्रॉफिट कॉन्स्टेंट स्टाइल। प्रॉफिट कॉन्स्टेंट स्टाइल में क्या होता है? हम ये तो देखते हैं कि बजट के टारगेट्स अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं हम लॉन्ग टर्म के प्रॉफिट को। ये क्या देता है? शॉर्ट टर्म का। मैंने आज अगर आपको दे दिया कि विद इन 1 मंथ हमारा 10,000 यूनिट्स की सेल होनी चाहिए, तो हम सिर्फ वही देख रहे हैं कि उसने 10,000 यूनिट्स की सेल करी है या नहीं करी है, ठीक है। ये फर्स्ट स्टाइल है। सेकंड स्टाइल है प्रॉफिट कांस्टेंट स्टाइल। इसमें हमने देखा कि 10,000 की दिए, बट ठीक है कोई बात नहीं, अगर ये नहीं कर पा रहा बट इसकी जो पॉलिसीज हैं उसकी वजह से लॉन्ग टर्म में ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट हो रहा है, तो अगर मैनेजमेंट वो चीज चेक कर रहा है तो ये प्रॉफिट कांस्टेंट स्टाइल कराती है। एंड थर्ड होती है नॉन अकाउंटिंग स्टाइल। नॉन अकाउंटिंग स्टाइल में क्या होता है? नॉन अकाउंटिंग स्टाइल में देखा जाता है, ये भी देखते हैं हम, प्रॉफिट का भी देखते हैं, बट उन दोनों से ज्यादा इंपॉर्टेंस हम देते हैं हमारे उन फीचर्स को जिन्हें हम अकाउंटिंग नहीं कर पाते, जैसे कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन, हमारी गुडविल, इमेज। तो ये सारी ऐसी चीजें जिन्हें आप अकाउंटिंग नहीं कर सकते, बट अगर हमारा प्रोडक्ट कस्टमर्स में एक बहुत अच्छी इमेज बना रहा है, कस्टमर्स हमारे प्रोडक्ट्स को लेकर लॉयल हो रहे हैं और कस्टमर सेटिस्फाई है, इंक्रीज हो रही है हमारी गुडविल, तो ये वाली जो स्टाइल है ये क्या कहलाती है? अगर मैनेजर्स इन सब से ऊपर इस वाली चीज को प्रेफरेंस दे रहे हैं तो ये स्टाइल क्या कहलाती है? नॉन अकाउंटिंग स्टाइल। तो अलग अलग स्टाइल है मैनेजमेंट की, बजट कांस्टेंट स्टाइल, प्रॉफिट कांस्टेंट स्टाइल, नॉन अकाउंटिंग स्टाइल। इन तीनों स्टाइल्स में अगर एक मैनेजमेंट बजट कांस्टेंट स्टाइल चले यूज करेंगे तो मैनेजर का बिहेवियर कैसा रहेगा, या हमारे जो लोअर स्टाफ है उनका बिहेवियर कैसा रहेगा। प्रॉफिट कांस्टेंट स्टाइल है तब इनका बिहेवियर कैसा रहेगा, नॉन अकाउंटिंग स्टाइल है तब इनका बिहेवियर कैसा रहेगा, ये अभी हम स्टडी करने वाले हैं। सो इंडिविजुअल रिएक्ट टू द डिमांड ऑफ बजटिंग and budgetary control in different ways, and their behavior can damage the budgeting process. Behavioral problems are often linked to management styles and include dysfunctional behavior and budget slack. So behavioral problem किससे लिंक होती है? मैनेजमेंट स्टाइल। हमने 3 मैनेजमेंट स्टाइल देखी, and include dysfunctional behavior and budget slack. Okay, so what is budget slack? Means बजट की वजह से जो बजट के टारगेट्स अचीव करने के लिए जो मैनिपुलेशन होता है, दैट इज कॉल्ड बजट स्लैक। मैनेजमेंट स्टाइल हॉपवुड रिसर्च वाज कैरिड आउट बाय हॉपवुड इनटू द मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन ऑफ ए यूएस स्टील वर्क्स इन्वॉल्विंग ए सैंपल ऑफ मोर देन 200 मैनेजर्स विद कॉस्ट सेंटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उन्होंने 3 मैनेजर स्टाइल्स दी। देखिए सबसे पहले मैनेजमेंट स्टाइल है बजट कॉन्स्टेंट स्टाइल। क्या होता है इस बजट कांस्टेंट स्टाइल में? हम जब परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन करते हैं, मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन करते हैं, उसका बेसिस क्या होता है? मैनेजर इवैल्यूएटेड ऑन एबिलिटी टू अचीव बजट इन द शॉर्ट टर्म। आपने 1 महीने का या 1 साल का बजट बना के दिया कि आपको ये टारगेट अचीव करना है, तो हम उस टारगेट के बेसिस पर मैनेजर की परफॉर्मेंस इवैल्यूएट कर रहे हैं। और अगर पुअर रिजल्ट आए हैं, जैसे कि सपोज सेल्स का टारगेट दिया, वो टारगेट अचीव नहीं किया, या एक्सपेंडिचर का टारगेट किया, टारगेट उससे ज़्यादा एक्सीड कर गया, तो उनको हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ये स्टाइल कौन सी कहलाती है? बजट कांस्टेंट स्टाइल। जब ये स्टाइल हम अडॉप्ट करते हैं मैनेजमेंट की, जब ये स्टाइल होती है, तब मैनेजर्स का और जो आपके स्टाफ रिस्पॉन्सिबल है टारगेट अचीव करने के लिए, उनका कैसा बिहेवियर रहता है? देखिए जरा, एक तो उन पर बहुत ही प्रेशर रहेगा। आपने कह दिया 1 महीने में 10,000 यूनिट्स की सेल होनी चाहिए, या आपका एक्सपेंडिचर $1 लाख से एक्सीड नहीं होना चाहिए, सपोज 2 लाख की आपकी सेल होनी चाहिए, या एक एक्सपेंडिचर है वो $1 लाख से एक्सीड नहीं होना चाहिए।
अब ये आपने कब का रखा, सपोज आपने ये रखा है 1 ईयर का या 1 मंथ का रख दिया आपने टारगेट। अब अगर वो उस मंथ में वो अचीव नहीं कर पाएंगे, उन पर एक प्रेशर रहेगा कि हमें एनी हाउ इस मंथ में इतना टारगेट अचीव करना है सेल्स का, या हमारी कॉस्ट इससे ज़्यादा इंक्रीज नहीं होनी रहेगी। इस पर उनका प्रेशर बना रहेगा, किस पर, मैनेजर्स पर। इस प्रेशर की वजह से मे रिजल्ट इन शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग एट द एक्सपेंस ऑफ लॉन्ग टर्म गोल्स। क्या करेंगे वो लोग, लॉन्ग टर्म गोल्स को भूल जाएंगे, उनका पूरा फोकस किस पर रहेगा, शॉर्ट टर्म गोल्स पर, कि मुझे एनी हाउ $2 लाख की रेवेन्यू करना है, या मेरा एक्सपेंडिचर $1 लाख से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो होगा क्या, अगर इन केस $1 लाख से ज़्यादा भी जा रहा होगा तो उनकी कोशिश क्या रहेगी, 1 लाख के अंदर अंदर इस मंथ का टारगेट अचीव करना है, 1 लाख से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। 1 लाख से ज़्यादा जा रहा है तो उसको क्या करेंगे, डेफर करने की कोशिश करेंगे फॉर नेक्स्ट और कमिंग टाइम पीरियड के लिए। Can result in poor working relations with colleagues, can result in manipulation of data. So मैंने अभी आपको बताया कि $1 लाख से सपोज एक्सिट जा रहा है तो डेटा मैनिपुलेट करके जो एक्सपेंडिचर है उसको नेक्स्ट ईयर के लिए करने की कोशिश करेंगे, या नेक्स्ट ईयर का जो रेवेन्यू जनरेशन है कोशिश करके दिखाएंगे कि इसी मंथ में दिखा दें। ये मैनिपुलेशन ऑफ डेटा कराता है। इसकी वजह से क्या होगा, कलीग्स के साथ में भी, कि देखिए क्योंकि उन्हें अपना टारगेट अचीव करना है, हर एक को अपना अपना टारगेट अचीव करना है, तो इसकी वजह से वर्किंग रिलेशंस भी कलीग्स के साथ में और दूसरे लोगों के साथ में थोड़े से डिस्टर्ब होंगे। तो कैन रिजल्ट इन पुअर वर्किंग रिलेशन। ये कौन से स्टाइल में है, फर्स्ट बजट कॉन्स्टेंट स्टाइल में। सेकंड देखते हैं प्रॉफिट कॉन्शियस स्टाइल। अब इसमें क्या होता है, मैनेजर इवेल्युएटेड ऑन एबिलिटी टू रिड्यूस कॉस्ट एंड इंक्रीज प्रॉफिट इन लॉन्ग टर्म। इसमें हम शॉर्ट टर्म नहीं देखते, 1 मंथ या 6 मंथ या 1 ईयर का टारगेट ही देखते हैं, हम लॉन्ग टर्म में देखते हैं कि ओवरऑल लॉन्ग टर्म में हमारी कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ए मैनेजर विल बी प्रिपेयर्ड टू एक्सीड द बजट लिमिट इन शॉर्ट टर्म इफ दिस विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन लॉन्ग टर्म प्रॉफिट। ठीक है, इससे क्या होगा, जॉब रिलेटेड प्रेशर सबसे पहले तो कम हो जाएगा। 1 मंथ का टारगेट नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉफिट देखना है, थोड़ा सा अगर बढ़ भी गया कोई बात नहीं, उन पर इस तरह का कोई प्रेशर नहीं है अगर ओवरऑल लॉन्ग टर्म में हमारी कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है। इससे क्या होगा, बेटर वर्किंग रिलेशन विद कलीग्स, लेस मैनिपुलेशन ऑफ डेटा। अब मैनिपुलेशन ऑफ डेटा नहीं होगा क्योंकि उनको शॉर्ट टर्म का तो देखना ही नहीं, उनको लॉन्ग टर्म का देखना है, तो डेटा मैनिपुलेशन जो शॉर्ट टर्म में होता है वो नहीं होगा। ये प्रॉफिट कॉन्शियस स्टाइल है, इट्स मच बेटर देन फर्स्ट स्टाइल। देन नॉन अकाउंटिंग स्टाइल, यहां आप मैनेजर की परफॉर्मेंस इवेल्यूट करते हैं दूसरे परफॉर्मेंस नॉन फाइनेंशियल इंडिकेटर्स के बेसिस पर, जैसे क्वालिटी, कस्टमर सेटिस्फैक्शन एक्सेट्रा। प्रॉफिट कॉन्शियस स्टाइल की तरह ही होता है बट लेस कंसर्न फॉर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, रिक्वायर्स सिग्निफिकेंट एंड स्ट्रिंजेंट मॉनिटरिंग ऑफ परफॉर्मेंस अगेंस्ट बजट। तो यहाँ पर हमें उनकी परफॉर्मेंस को मेजर करना होता है जो बजट बनाया उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हम मेनली नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स ज़्यादा देखते हैं, कस्टमर सेटिस्फैक्शन और क्वालिटी एक्सेट्रा। ठीक है, प्रॉफिट कॉन्शियस स्टाइल जैसे ही होता है, मतलब लेस जॉब रिलेटेड प्रेशर होता है, बेटर वर्किंग कंडीशंस होते हैं, मैनिपुलेशन ऑफ डेटा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बिकॉज आप शॉर्ट टर्म के फाइनेंशियल इंडिकेटर्स की बेसिस पर तो देख ही नहीं रहे, उनकी परफॉर्मेंस इवेल्यूएट नहीं कर रहे। सो दिस इज द बिहेवियरल एस्पेक्ट्स ऑफ बजटिंग। ओके, सो आज हमने नया चैप्टर शुरू किया बजटिंग, उसमें हमने पर्पस ऑफ बजट देखा, वेरियस हायरार्कीज देखी, जैसे स्टैटिस्टिकल प्लानिंग, टैक्टिकल प्लानिंग, ऑपरेशनल प्लानिंग, और वेरियस मैनेजमेंट स्टाइल्स पर क्या क्या बिहेवियरल एस्पेक्ट्स होते हैं मैनेजर्स के, हमने वो भी देखा। ठीक है, सो आज का हमारा लेक्चर यहीं कंप्लीट होता है। थैंक यू।